तो आप सभी का स्वागत है न्यू रेडिक्स कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेडिक्स कंपटीशन क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आया है ऑनलाइन क्लास, जिसमें से आपको हिंदी, विज्ञान और रीजनिंग की क्लासेस अभी प्रोवाइड की जा रही हैं। जल्द ही अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस भी शुरू हो जाएगी। अभी शुरुआत ही हुई है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है क्लासों को देने में, लेकिन जल्दी ही 4 से 5 क्लास भी आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी आप साइंस में 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके बाद वसा और प्रोटीन का अध्ययन आप लोगों ने किया है। प्रोटीन्स के कुछ फैक्ट्स रह गए थे, जिसके बारे में आप वहीं पे फिर से नोट कर लीजिएगा। 2-3 ही फैक्ट हैं। इसके अलावा डाइस आपको पूरा पढ़ा दिया गया है। हिंदी का भी एक चैप्टर हुआ है। आज आपको रीजनिंग में अगला पोर्शन पढ़ाया जाएगा और हिंदी में भी उसके आगे का पार्ट पढ़ाया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटीन्स की। 2 फैक्ट रह गए थे। प्रोटीन्स, जहां पे आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं वहीं पे ये फैक्ट भी आप नोट कर लीजिए। तो जितने भी एंजाइम हैं सभी क्या हैं? प्रोटीन। जितने भी एंजाइम हैं सभी क्या हैं? प्रोटीन है। इससे क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में काफी बार पूछा गया है कि एंजाइम क्या होते हैं, तो सारे एंजाइम क्या हैं? प्रोटीन है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स हैं जो प्रोटीन है। कुछ ऐसे हार्मोन्स भी हैं जो प्रोटीन है, जैसे कि इंसुलिन। आपने पहले ही लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था। तो इंसुलिन की खोज किसने की है? बैटिंग ने की है 1921 में। किससे स्रावित होता है? अग्न्याशय से स्रावित होता है। मुख्य कार्य क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का है। इसके अलावा एक और हार्मोन्स है जिसे कहा जाता है थायरॉक्सिन। नाम से ही लग रहा है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन है जो कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, और थायरॉक्सिन में ही आयोडीन की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आयोडीन की मात्रा शरीर में कम हो जाएगी तो जो हमारी थायराइड ग्रंथि है उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण घेंघा नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा रक्त में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख प्रोटीन्स हैं जो रह गए थे। रक्त में आपको पता है रक्त में क्या पाया जाता है? एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। इसके अलावा एंटीबॉडीज यह भी रक्त के निर्माण में सहायक है। और तीसरा प्रमुख है RH फैक्टर। जब आपको कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ाया जाएगा तब उसमें आप ये सारी चीजें अलग से भी जानेंगे। तो रक्त में एंटीजन, एंटीबॉडीज और RH फैक्टर जो पाया जाता है वो भी क्या है? प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन जितने भी एंजाइम हैं सभी प्रोटीन हैं। कुछ हार्मोन जैसे कि इंसुलिन और थायरॉक्सिन वो भी प्रोटीन है। इसके अलावा रक्त में एंटीजन, एंटीबॉडीज, RH फैक्टर जो पाया जाता है वो भी प्रोटीन है। इसके अलावा आप रक्त में ग्लोबिन प्रोटीन के बारे में पढ़ चुके हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन के बारे में पढ़ चुके हैं, थ्रोम्बिन प्रोटीन के बारे में पढ़ चुके हैं। ये कुछ फैक्ट रह गए थे जिनको आपको अलग से बताया जा रहा है। अब शुरुआत करते हैं इसके आगे का पोर्शन जो सबसे अधिक परीक्षाओं में पूछा जाता है, विटामिन्स। तो विटामिन्स में आपको पता है कि मूल रूप से घुलनशीलता के आधार पर विटामिन्स को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और प्रोटीन निर्माणकारी तत्व है, उसी प्रकार विटामिन्स जो हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय क्रियाओं में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो उपापचय क्रियाएं जो है हमारी वो प्रभावित होंगी और हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए विटामिन्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन्स की। तो आप समझ गए कि विटामिन्स का क्या कार्य है। अब बात करते हैं खोज इनकी किसने की है। तो विटामिन्स की खोज किसने की है? लूनिन ने। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि खोज किसने की है, तो लूनिन ने। इसके अलावा एक और इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन सिद्धांत किसने दिया है? विटामिन सिद्धांत किसने दिया है? तो विटामिन सिद्धांत दिया है फंक और हॉपकिंस ने। फंक और हॉपकिंस ने दिया है विटामिन सिद्धांत। फंक और हॉपकिंस ने दिया है
हॉपकिंस ने दिया है विटामिन सिद्धांत। तो दोनों प्रमुख हैं, विटामिन क्या है और उनका कार्य क्या है, उनकी खोज किसने की है, तो लूनिन ने। विटामिन सिद्धांत किसने दिया है, तो फंक और हॉपकिंस ने दिया है। अब बात करते हैं कि विटामिन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 2 भागों में विभाजित किया जाता है, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। जब आपको व्युत्पन्न वसा पढ़ाई गई थी वहां पर भी इसके बारे में थोड़ा आपको बताया गया था कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो भी व्युत्पन्न वसा के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो विटामिन में पहला लेंगे हम वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। तो आपको पता है वसा में घुलनशील विटामिन कितने हैं, मुख्य रूप से 4 हैं, ए, डी, ई और के। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ए, डी, ई और के हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। तो आपको फैक्ट सारे लिखने हैं, जो इससे रोग हैं उनको लिखना है, मुख्य रूप से किसमें किसमें पाया जाता है इसको भी लिखना है। तो जैसे हम बना रहे हैं आप इस टाइप से भी बना सकते हैं, इसके अलावा आप लाइन बाय लाइन भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल आपको देखने में ही लग रहा है किससे संबंधित है, रेटिना से संबंधित है। इसका मतलब विटामिन ए मुख्य रूप से किसमें मददगार साबित होगा, तो आंख में, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल। अब बात करेंगे इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, तो आपको पता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। आप लोगों ने खूब सुना होगा। रतौंधी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब ये है कि हमें रात में देखने में परेशानी होती है, तो रतौंधी को क्या कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अलावा एक और रोग होता है जो कि आंख की कार्निया से संबंधित है, उसको कहा जाता है जीरोफैथेल्मिया। जीरोफैथेल्मिया, और ये किससे संबंधित है, आंख से ही संबंधित है। और इसका जो प्रभावित अंग है, जीरोफैथेल्मिया में जो प्रभावित अंग होता है वो आंख की क्या होती है, कॉर्निया। आंख का जो कॉर्निया है वो इसमें प्रभावित होता है। अब यहाँ से कॉर्निया से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आपको संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रियां पढ़ाई जाएंगी तो आपको पता है उसमें आंख भी हमारी एक संवेदी अंग की तरह कार्य करती है। तो उसमें जो हम आपको कॉर्निया पढ़ाएंगे तो कॉर्निया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिससे क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की एक आंख खराब हो जाती है, उसके स्थान पर कोई दूसरी आंख लगाई जाती है, तो उसमें कौन सा भाग लिया जाता है। तो जब भी आंख का प्रत्यारोपण होता है तो उसमें केवल और केवल कौन सा भाग लिया जाएगा, कॉर्निया ही ली जाती है। तो फिर से देख लेते हैं, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एक तो रतौंधी, दूसरा जीरोफैथेल्मिया। जीरोफैथेल्मिया किससे संबंधित है, कॉर्निया से। और जब आंख का प्रत्यारोपण होगा तो कौन सा भाग लिया जाएगा, केवल और केवल कॉर्निया ही लिया जाता है। अब बात करेंगे इसके अगले फैक्ट की कि विटामिन जो ए है वो क्या है, संक्रमण रोधी। संक्रमण रोधी, अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको क्या बोला जाएगा, एंटी इन्फेक्शनल है। तो विटामिन ए क्या है, संक्रमण रोधी विटामिन है। केवल डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है, तो विटामिन ए को। प्रेजेंट टाइम में आप जान रहे हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो जो कोरोना वायरस है वो कैसी बीमारी है, संक्रामक। ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले उसे क्या कहा जाता है, संक्रामक रोग कहा जाता है। और इसको ही इसके संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन ए कारगर साबित होता है। तो प्रेजेंट टाइम में हमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा लेनी चाहिए ताकि कोरोना वायरस जो इस समय हमारे देश में तेजी के साथ फैल रहा है उसे फैलने से कुछ हद तक रोका जा सके। अगले बात करेंगे हम जो यकृत है हमारा, यकृत जिसे रासायनिक फैक्ट्री के रूप में भी जाना जाता है। तो जो विटामिन ए है वो यकृत में स्टोर रहती है। तो विटामिन ए जो है उसकी अतिरिक्त जो मात्रा होगी वो यकृत में स्टोर रहेगी। अब बात करते हैं कि ये मूल रूप से पाया किसमें जाता है, तो विटामिन
ए जो है वो मूल रूप से किसमें पाया जाएगा, गाजर। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं कि गाजर किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है, तो गाजर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा दूध में, मक्खन में, क्योंकि यकृत आप जानते हैं कि स्टोर रहता है तो यकृत में, इसके अलावा जो हरी सब्जियां हैं उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है, हरी सब्जियां। तो आपको ये याद रखना है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, रतौंधी, अजीरोपैथेल्मिया। इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। इसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है। गाजर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा दूध, मक्खन, यकृत और हरी पत्ती जो हरी सब्जियां हैं उसमें भी विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रमुख विटामिन की, विटामिन डी की। तो जो इससे पहले के लेक्चर है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो भी आप लोग पूरे देखिए ताकि इसको समझने में आपको आसानी रहे। तो दूसरे की हम बात करते हैं विटामिन डी की। वैसे ही आपको चीजों को लिखना है। तो विटामिन डी सबसे पहले हम बात करेंगे वैज्ञानिक नाम की। तो वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, कैल्सीफेरॉल। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, कैल्सीफेरॉल है। कैल्सी से ही लग रहा है कि इसमें किसकी अधिकता है, कैल्शियम की। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहा जाता है, रिकेट्स। ये मुख्य रूप से बच्चों में होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी होगी तो उनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। टेढ़ी मेढ़ी आपने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा होगा जो शुरुआत में ठीक से चल नहीं पाते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से किसकी कमी है, विटामिन डी की। इसके अलावा आप ऐड भी देखते होंगे कि छोटे बच्चों को जब दूध दिया जाता है तो विटामिन डी के अतिरिक्त कंपोनेंट को उसमें ऐड किया जाता है। विटामिन डी जो है वो दूध में भी पाई जाती है। इसके अलावा अन्य कंपोनेंट को भी उसमें ऐड कर लिया जाता है ताकि उसकी क्षमता और बढ़ जाए। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। इसके अलावा जो युवा हैं उनमें अगर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी तो उनमें भी एक रोग हो जाता है जिसे कहा जाता है ऑस्टियोमेलेसिया। ये रोग किसमें होता है, मुख्य रूप से वयस्क या युवाओं में होता है। तो रिकेट्स बच्चों से संबंधित है, जबकि ऑस्टियोमेलेसिया जो है वो वयस्कों से संबंधित रोग है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ए की तरह विटामिन डी भी यकृत में संग्रहित रहता है। जो हम विटामिन डी की मात्रा प्रयोग करते हैं उसकी जो अधिक मात्रा है वो यकृत में स्टोर रहती है। ठीक उसी प्रकार जैसे विटामिन ए की मात्रा स्टोर रहती है। किंतु पुनः इस विटामिन के प्रयोग के लिए, जैसे कि विटामिन ए है उसे हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं ऐसे ही, लेकिन विटामिन डी को सक्रिय करना पड़ता है। तो इसे सक्रिय करने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। जो सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरणें हैं उससे विटामिन डी पुनः सक्रिय हो जाता है। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसे धूप का विटामिन भी कहा जाता है। वास्तव में यह विटामिन धूप में पाया नहीं जाता है, बल्कि इसके सक्रिय होने के लिए धूप की आवश्यकता होती है। तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। कमी से कौन सा रोग होगा, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया। यह भी यकृत में स्टोर रहता है। इसके अलावा इसे पुनः सक्रिय होने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसे सूर्य का विटामिन भी कहा जाता है। जब आपको कंकाल तंत्र पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कंकाल जो है उसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी है, कैल्शियम फास्फेट की। इसीलिए हमारे हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। और विटामिन डी में भी कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए अगर कंकाल तंत्र की मजबूती हम चाहते हैं तो हमें विटामिन डी का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। अब बात करेंगे यह मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है। तो आपको पता है दूध, लगभग सारे विटामिन दूध में पाए जाते हैं, केवल विटामिन सी को छोड़कर। दूध हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अंडे की
जर्दी, ठीक, अंडे का जो पीला और सफेद भाग होता है उसको मिलाकर कहा जाता है इसे। तो दूध में मुख्य रूप से, इसके अलावा अंडे की जर्दी में, यकृत में, और जो हरी सब्जियां हैं उसमें। हरी सब्जियां हैं उसमें भी विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो सारी चीजें आपको याद रखना है। वैज्ञानिक नाम क्या है, कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, किसमें किसमें पाया जाता है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं। अब तीसरे की बात करते हैं, विटामिन ई की। तो अभी तक आपने दो विटामिनों के बारे में पढ़ा है, विटामिन ए और डी के बारे में। तीसरा विटामिन लेते हैं, विटामिन ई। तो आपको नोट्स बना के रखने हैं ताकि एग्जाम के टाइम आप आराम से उसका रिवीजन कर सकें। तो विटामिन ई, सबसे पहले बात करेंगे हम वैज्ञानिक नाम की। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। वैज्ञानिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। अब बात करेंगे इसकी कमी से कौन सा रोग होगा। तो आप लोग लगातार ऐड देखते रहते हैं, खूब ऐड आते हैं। बजाज तेल का ऐड आता है कि नारियल तेल के मुकाबले 300% ज़्यादा विटामिन ई। तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को पिक कर सकते हैं कि विटामिन ई की कमी से क्या होगा, बाल झड़ने लगेंगे। बाल झड़ने लगेंगे। तो विटामिन ए की कमी से बाल झड़ने लगेंगे। इसके अलावा इसकी कमी से एक और प्रमुख रोग होता है, उसे कहा जाता है बांझपन। इनफर्टिलिटी हो जाती है और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो जो विटामिन ए है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से बाल झड़ने लगते हैं, इसके अलावा एक बांझपन हो जाता है। इसीलिए जो विटामिन ई है उसे क्या कहा जाता है, बांझपन रोधी विटामिन। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि बांझपन रोधी विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन ए को, बांझपन रोधी विटामिन। अब बात करेंगे किसमें ये मुख्य रूप से पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो अंकुरित गेहूं है, अंकुरित गेहूं, उसमें इसकी अच्छी मात्रा पाई जाती है। अन्य अंकुरित जो बीज हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको अंकुरित गेहूं ही दिया जाए, वहां पे लिख दिया जाएगा अंकुरित बीज। तो जो अन्य अंकुरित बीज हैं उसमें भी विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा होती है। इसके अलावा बादाम है, उसमें भी विटामिन ई की मात्रा है। तो हम इतने ही लिख रहे हैं। इसके अलावा जो हरी पत्तेदार सब्जियां वो लगभग सब में कॉमन ही रहता है। तो विटामिन ई वैज्ञानिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, बाल झड़ने लगेंगे। इसके अलावा बांझपन भी हो सकता है, इसीलिए इसे बांझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है। मुख्य रूप से किसमें पाया जाएगा, तो अंकुरित गेहूं तथा अन्य अंकुरित बीज हैं। इसके अलावा बादाम, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध लगभग सब में रहता है और हरी पत्तेदार सब्जियां भी सब में रहती हैं। केवल आपको एक ही चीज याद रखना है कि विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। तो ए डी ई हो गया है। अब सबसे लास्ट की हम बात करते हैं विटामिन के की। जब आपको प्रोटीन्स पढ़ाया गया था तो वहां पर भी आपको विटामिन के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई थी। इसीलिए यह जरूरी है कि आप लोग प्रीवियस वाले वीडियो भी पूरे देखें ताकि आगे की चीजों को समझने में आसानी रहे। जो साइंस है उसका सबसे अच्छा गुण ही यही है कि उसके हर एक चैप्टर अगले चैप्टर से रिलेट करते हैं। चाहे आप विज्ञान में जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं या भौतिक विज्ञान आप पढ़ेंगे तो उसमें भी हर एक चीज आगे वाले से रिलेट करती है। इसीलिए अगर आप छोड़ के देखेंगे तो कम चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन के वैज्ञानिक नाम की। तो वैज्ञानिक नाम क्या है, नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, नेफ्थोक्विनोन। इसकी कमी से तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्क कैसे कर रहा है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जब आपको प्रोटीन्स पढ़ाया गया था तो वहां पे बताया गया था कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर का जो रक्त है उसमें फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन प्रोटीन पाया जाता है जो कि रक्त के थक्के को जमने में सहायता करता है। जो फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन प्रोटीन है वो वास्तव में विटामिन के साथ मिलकर ही यह कार्य करता है। जब हम कट जाते हैं तो कुछ समय के बाद रक्त प्रवाह अपने आप रुक जाता है
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे शरीर में विटामिन के है, इसके अलावा जो रक्त में फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन प्रोटीन वो आपस में मिलकर रक्त का थक्का जमा देते हैं ताकि रक्त स्रावण रुक सके। तो आपको पता है विटामिन के की अगर कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, रक्त का जो थक्का होगा वो नहीं जमेगा। इस थक्के की जगह पे आपको स्कंदन शब्द भी मिल सकता है कि रक्त के स्कंदन के लिए महत्वपूर्ण विटामिन कौन है? विटामिन के। अगर इसकी कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और इस बीमारी को क्या कहा जाता है? तो इस बीमारी को कहा जाता है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। या हीमोफीलिया से एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि हीमोफीलिया कैसी बीमारी है? तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती रहती है। तो विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है नेफ्टोक्विनोन। इसकी कमी से रक्त का थक्का या रक्त के स्कंदन नहीं हो पाता है और इसकी कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया कहा जाता है। लेकिन एक इसका प्रमुख गुण है कि जो आंत के बैक्टीरिया हैं या शरीर जो है आंत के जो बैक्टीरिया हैं या जीवाणु वो इसका निर्माण कर लेते हैं। आंत के जो बैक्टीरिया हैं वो इसका निर्माण कर लेते हैं, इसीलिए सामान्यतः इसकी कमी नहीं हो पाती है। तो यह इसका एक प्रमुख गुण है कि विटामिन जो के है वो शरीर में स्वयं ही बन जाता है, इसीलिए सामान्यतः इसकी कमी नहीं हो पाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? तो टमाटर हो जाएगा, मटर, अन्य सब्जियां हो जाएंगी। इसके अलावा दूध, मक्खन या दूध से निर्मित जो अन्य पदार्थ हैं उनमें भी पाया जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं विटामिन के को। तो विटामिन के क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? नेफ्टोक्विनोन है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसीलिए ऑपरेशन वगैरह जब होते हैं तो उसमें विटामिन के को जांचा जाता है। तो इसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता है और इस बीमारी को क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया कहा जाता है। लेकिन इसका एक जो प्रमुख गुण है, आंत के जो बैक्टीरिया हैं वो इसका निर्माण स्वयं कर लेते हैं, इसीलिए सामान्यतः इसकी कमी नहीं हो पाती है। किसमें पाया जाता है? तो टमाटर है, मटर है, दूध, मक्खन, ठीक है, इसमें ये मुख्य रूप से पाया जाता है। तो जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें आपको जल में घुलनशील विटामिन और पूरा दिया जाएगा। जैसे बी कॉम्प्लेक्स है तो आपको सारे बी कॉम्प्लेक्स के सारे पार्ट दिए जाएंगे और विटामिन सी के बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, इससे पहले के वीडियो भी जरूर देखिए। धन्यवाद।